आप सभी को नमस्कार। विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आज एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज जो हमारा विषय है, विशेष रूप से हम कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और कांग्रेस के स्थापना के बाद किस प्रकार से घटनाक्रम बदले, किस प्रकार से उग्रवाद का विस्तार देखने को मिलता है, उन सब अध्यायों से संदर्भित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी प्रश्न हैं ये जो आपकी विगत वर्ष का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दो पहलू होते हैं वो एक तो सिलेबस होता है और एक तो होता है विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। तो विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बताएं। यहाँ पे आपको बताना है कि बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। चलें बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा कि बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष इनमें से कौन था, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था? तो आपको बता दें 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको पता होना चाहिए। अब गोपाल कृष्ण गोखले इनका नाम था, ये नाम तो आपने देख लिया कि गोपाल कृष्ण गोखले था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे स्वशासन की मांग भी की गई थी। किसकी मांग की गई थी? इस अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई थी। साथ ही साथ जो यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा, तो कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन और कर्जन की नीतियों की आलोचना भी इस अधिवेशन में की गई। ठीक है, कर्जन के नीतियों की आलोचना और बंगाल विभाजन की आलोचना भी यहाँ पर की गई। आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस के मंच से 1905 के अधिवेशन में सत्याग्रह, ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1905 के अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन के बाद जो अधिवेशन हुआ था वो आपका था बनारस अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलें बताएं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है। चार विकल्प हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एसपी बोस या दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, आपको बताना है। चलिए बताएं। दयानंद सरस्वती, एसपी बोस, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द की बात हो रही है, ये शब्द आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि स्वराज शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग था ये दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, पूर्व में इनके बारे में अध्ययन भी आपको कराया गया है। दयानंद सरस्वती का जो जन्म था ये गुजरात में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1824 में इनका जन्म हुआ था और एक समाज था जिसको बोलते थे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आर्य समाज के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन, और शुद्धि आंदोलन को चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका भी नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या याद रखना है? शुद्धि आंदोलन याद रखना है, आर्य समाज याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग।
तो भारत के मार्टिन लूथर किंग की संज्ञा किसको दी गई है? दयानंद सरस्वती को दी गई है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? देखो, स्वराज शब्द का प्रयोग अलग है, राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा ये प्रश्न अलग है, तो ध्यान रखना है आपको। बताएं, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि स्वराज का प्रयोग किसने किया, यहाँ पे बोला जा रहा है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, बाल गंगाधर तिलक, CR दास, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। चलिए 4 विकल्प हैं, जल्दी से चुनाव करिए। याद रखिएगा जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय है और इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की जब बात आप करते हो तो आप जानते हो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ये आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी की यदि हम बात करें तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम इन्होंने रखा था वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 का अधिवेशन था और वर्ष 1906 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, पहली बात। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित पोस्ट की गई वीडियो नहीं देखी है, कृपया आप जाकर उस वीडियो को देखें, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब इसमें आपको पता होगा कि प्रथम बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग था वो राष्ट्रीय मांग के रूप में दादा भाई नौरोजी ने किया। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने पहला जो तीसरा अधिवेशन था, तीसरे क्रम का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और उसी के साथ पहले पारसी व्यक्ति बने थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। चलिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, आपको बताना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विट्ठल भाई पटेल? बताएं, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विट्ठल भाई पटेल? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका सुझाव दिया कि इसका नाम रखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दादा भाई नौरोजी के सुझावों के आधार पे ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? चले बताएं, दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे, ये आपको बताना है। चलें, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जानते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे डी विकल्प में है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बता दें कि अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का 1886 का जो अधिवेशन था, कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की पहली बार अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, और ये कांग्रेस की अध्यक्षता
करने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति बने थे। ठीक है, तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति 1886 में दादा भाई नेहरूजी बने थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सूरत के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। बताएं, सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सभी के सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, विभिन्न राज्यों के आयोगों में पूछे गए हैं, तो संभल के अच्छे से जवाब देना है। चलें बताएं। यहाँ पे बात हो रही है सूरत अधिवेशन की। सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किया था डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। डॉक्टर रास बिहारी घोष, ये नाम है आरबी घोष, डी विकल्प सही उत्तर है आरबी घोष, रास बिहारी घोष, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा जो सूरत अधिवेशन था ये कई संदर्भों में महत्वपूर्ण था। सबसे पहली बात, सूरत अधिवेशन में आपने देखा कि कांग्रेस का विभाजन हुआ किस रूप में? नरम दल और गरम दल। तो याद रखना है, नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ कहाँ पे हुआ? वो सूरत में हुआ, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी याद आना चाहिए कि इस अधिवेशन में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल हुए थे। जिन्ना जो थे यहाँ पे नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है सूरत अधिवेशन। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ था, पहला था गरम दल, दूसरा था नरम दल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? चले बताएं, महत्वपूर्ण है। देखो धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चीज़ें आप प्रयास करें कि कक्षा में ही आपकी तैयार होती चलें। बताएं, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी जी ने? बताएं। बात हो रही है सूरत विभाजन की। सूरत विभाजन मतलब नरम दल और गरम दल के रूप में, दो दलों के रूप में कांग्रेस का बंटना। तो इसकी आप जो नेतृत्व किया था ये किया था तिलक ने। आपको बता दें कि लाल जो आपका त्रिगुट है, जिसको बोलते हैं लाल बाल पाल, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इस त्रिगुट में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ये त्रिगुट था, ये जो त्रिगुट था, इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति, लाल बाल और पाल में से सिर्फ एक व्यक्ति लाला लाजपत राय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इनको कांग्रेस की अध्यक्षता का अवसर मिला था, बाकी किसी को भी इस त्रिगुट में कांग्रेस की अध्यक्षता का अवसर नहीं मिला। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो इनको वर्ष 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता का अवसर मिला था। तो याद रखना है, लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह आपको पता होना चाहिए। और यहीं से, इसी अधिवेशन के बाद से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों? मतलब जो कांग्रेस में विभिन्न दल, आप कह सकते विभिन्न दलों में विभाजित हुआ, बहुत सारे लोग कांग्रेस से अलग हुए, उसका कारण क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर,
कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या उपयुक्त सभी? बताएं। इनमें क्या कारण था कि कांग्रेस का विभाजन लगातार होता रहा? बहुत सारे दल अलग होकर, आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस से अलग होकर बहुत सारे दल अस्तित्व में आए। तो इनका कारण क्या रहा? आप देखोगे कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर सबसे ज़्यादा जो विवाद था वो रणनीतियों पर ही था। जैसे गरम दल और नरम दल में जो विभाजन था वो भी कहीं ना कहीं रणनीतियों के कारण ही हुआ था। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर भी विवाद था, क्योंकि जो उग्रवादी लोग हैं, जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, अतिवादी विचारधारा के लोग थे, उनकी अलग मांग थी। जो लोग नरमपंथी विचारधारा के थे उनकी अलग मांग थी। और कांग्रेस आंदोलन पर लोगों की भागीदारी पे, तो कहीं ना कहीं जो डी विकल्प है कि तीनों जो हैं इसके विभाजन की प्रक्रिया के कारण रहे हैं। इसको बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के में 4 संकल्प पारित किए गए। वर्ष 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? मतलब जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में, वो बोला जा रहा है कि 1906 के अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे, जिनको 1907 के अधिवेशन में स्वीकार करना था, लेकिन उन्हें अस्वीकृत करने के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ। तो इनमें से कौन सा संकल्प है जो इसमें शामिल नहीं था? वो 4 संकल्प कौन से थे जिसको 1907 के अधिवेशन में स्वीकार करना था, लेकिन 1907 के अधिवेशन में उसको स्वीकार नहीं किया गया और इसी के चलते कांग्रेस में विभाजन देखने को मिलता है। तो वो कौन सा है? इन चारों में से वो कौन सा नहीं है आपको बताना है। चलें, आपको पता होगा 1906 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसमें आप देखोगे कि कुछ चीज़ें इसमें शामिल थी जिनको 1907 में स्वीकार करना था। क्या शामिल था? सबसे पहला, बंगाल के विभाजन को रद्द करना और बहिष्कार। बंगाल के विभाजन को रद्द करना और बहिष्कार आंदोलन जो चल रहा है इसको स्वीकार करने की बात थी। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आप बंगाल विभाजन को रद्द करना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात इसमें नहीं कही गई थी। इसमें सबसे पहली बात कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर बात की गई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो प्रस्ताव है वो पास किए जाएंगे। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन था ये बंगाल विभाजन को रद्द करने के खिलाफ चलाया गया था। तो बंगाल विभाजन के रद्द करने के खिलाफ चलाए गए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन इसमें शामिल था। राष्ट्रीय शिक्षा की बात इसमें की गई थी। तो 3 तो ये आपके हो गए। चौथा, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना इस प्रस्ताव में शामिल नहीं था। तो कौन कौन से शामिल था? राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वदेशी, ये 3 शामिल थे। बंगाल के विभाजन को रद्द करना 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन के 4 संकल्पों में शामिल नहीं था। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार को रणनीतिक रूप से अपनाने की बात की गई थी कि बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ाया जाए, पूरे देश में इसका विस्तार किया जाए, जिसके माध्यम से इन पे दबाव पड़े। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रस्ताव लाया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए भी अब काम होना चाहिए, और यहाँ पे बंगाल विभाजन की बात नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? चलें बताएं। दादा भाई नौरोजी के विषय में इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं हैं? चलें, इनमें से कौन से कथन हैं जो दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में सत्य नहीं हैं? पहला कह रहा है उन्हें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, सत्य है।
दूसरा कह रहा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, यह भी सत्य है। चौथा कह रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये गलत है, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य तो बने थे, सदस्य के रूप में तो चुने गए थे, लेकिन वो अनुदारवादी या अनुवादवादी पार्टी से नहीं चुने गए थे, इसलिए डी विकल्प आपका गलत है। देखो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमने इतना रट लिया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे, इतना हमें पता था तो हम इसको भी टिक कर देते, लेकिन ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य अनुदारवादी पार्टी से नहीं चुने गए थे। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित होगी? कौन सा अधिवेशन था जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन आपको देखने को मिलता है? अभी इससे पूर्व के प्रश्न में आपने देखा कि वर्ष 1906 का कांग्रेस अधिवेशन था और वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें बहिष्कार और स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा की बात भी की गई थी। तो उन 4 प्रस्तावों को अगले अधिवेशन में स्वीकार करने की बात थी, लेकिन अगले अधिवेशन मतलब 1906 के बाद अगला अधिवेशन 1907 में, और 1907 के अधिवेशन में इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप कांग्रेस में विभाजन हुआ। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, यहाँ पर आपको विभाजन देखने को मिलता है, और आपको पता होना चाहिए कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए, और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, यह आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? चले बताएं, विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 4 कथन हैं। पहला कह रहा है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तीसरा कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना, और चौथा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से कौन सा है? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि जो नरमपंथी थे उनका मानना था कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, लेकिन जो गरमपंथी विचारधारा के थे उनका मानना था कि सरकार से निवेदन करने पे, सरकार से बातचीत के माध्यम से अब हल नहीं निकाला जा सकता। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है? बताएं, कौन सा एक कथन असत्य है आपको बताना है। इनके संदर्भ में, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है आपको बताना है। चले बताएं, 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है? चलें बताएं। पहला कह रहा है वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंटन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा कह रहा है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तीसरा कह रहा है उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था। और चौथा कह रहा है उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन सा असत्य है आपको बताना है। चले बताएं, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चले बताएं, आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी का जब नाम आता है, नोट कर लीजिएगा इसको, दादा भाई नौरोजी का जब नाम आता है 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी बार इन्होंने 1893
लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और तीसरी बार इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 3 बार इनको याद रखना है कि 3 बार अध्यक्ष हुए थे, इसलिए चौथा कथन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी के सभी उत्तर सही हैं, सभी कथन सही हैं। अब इसमें आप देखोगे, अभी पूर्व के प्रश्न में हमने बात किया था, इस प्रश्न में 4 अधिवेशन यहाँ पे दिए हुए थे। जैसे सूरत अधिवेशन सही उत्तर था, कलकत्ता दिया था, लाहौर दिया था, कराची दिया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। जैसे सूरत अधिवेशन 1907 की बात करें तो हमने आपको बताया कि रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। लाहौर अधिवेशन 1909 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1911 की बात करते हैं तो पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कराची अधिवेशन 1913 की बात करें तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलें आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए बताएं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। यहाँ पे बात हो रही है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात हो रही है। 4 विकल्प हैं, 1905, 1904, 1907, 1906। इसका सही उत्तर है 1906। डी विकल्प इसका सही उत्तर है 1906। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताएं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां या मोहम्मद अली जिन्ना? बताएं। मुस्लिम लीग की बात हो रही है, पूछा जा रहा है इनका प्रथम अध्यक्ष कौन था। आपको बता दें, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था आगा खां। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बात हो रही है मुस्लिम लीग की, तो आपको याद रखना है वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन था, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था और यहाँ पे पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। और इस अधिवेशन का विरोध भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किया था। इनका नाम था मदन मोहन मालवीय। तो यदि पूछा जाए लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। ये भी आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? पहला अध्यक्षता किसने किया? पहली अध्यक्षता किसने किया वो आपने देख लिया। साथ ही साथ स्थापना कब हुई वो आपने देख लिया। अब पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चलिए बताएं किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 4 विकल्प हैं। पहला है सर सैयद अहमद खां, दूसरा है सर मोहम्मद इकबाल, तीसरा है आगा खां, चौथा है नवाब सलीमुल्लाह खां। आगा खां तो हो गए इसके प्रथम अध्यक्ष। बात हो रही है किसने स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? बताएं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जवाब दीजिएगा। 1907 का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ढाका, कराची, अलीगढ़ या लखनऊ? ढाका, कराची, अलीगढ़ या लखनऊ आपको बताना है।
चलें, इसका सही उत्तर है कराची। 1907 का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ था। इसको बताएं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? बताएं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता। इनमें से कौन सा सही है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? चलें बताएं, अच्छा प्रश्न है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? यहाँ पे बात हो रही है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की, और यहाँ पे बात की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। बी विकल्प सही उत्तर है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? बताएं। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित की गई? ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, आपको बताना है। 1901, 1905, 1911, 1912। चलें, 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों में आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे यदि आप देख रहे हो तो एक विकल्प है वर्ष 1911। वर्ष 1911 में आपको पता है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था तो यहाँ पे ब्रिटेन के सम्राट उस समय के जॉर्ज पंचम, नाम याद रखना है, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए हुए थे। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसी समय बोला गया कि अब दिल्ली भारत की राजधानी होगी, और कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरण की बात की गई। साथ ही साथ यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द भी किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं। क्या बनते हैं कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो आपको याद रखना है बंगाल का विभाजन किसने किया था। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का विभाजन तो कर्जन के समय में हुआ था, लेकिन बंगाल का जो एकीकरण पुनः किया गया वो किसके समय में किया गया? तो वो किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में एकीकरण किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली राजधानी कब बनी। हस्तांतरण तो हो गया, बात हो गई कि दिल्ली दरबार के समय हुआ, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी? तो तिथि यदि आपको याद रखना है तो 1 अप्रैल 1912 याद रखना है। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो राजधानी बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएं, उस समय वायसराय कौन था जब दिल्ली का स्थानांतरण? अभी मैंने आपको बताया कि जब बंगाल का एकीकरण किया गया तो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इनमें से लॉर्ड हार्डिंग का नाम डी विकल्प में है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। इनमें से कौन से हैं जिनके प्रवेश के उपरांत प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया था लेकिन वो बच गए थे? कौन से हैं? तो आप जानते हो लॉर्ड हार्डिंग के समय में एकीकरण हुआ था, तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इसका मतलब क्या है? बम किस पर फेंका गया? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? अभी 2 प्रश्न पूर्व मैंने आपको बताया है। बताएं, दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? यहाँ पे यदि हम देखें तो थोड़ा सा त्रुटि है प्रश्न उत्तर में। यहाँ पे एक विकल्प में होना चाहिए 1912।
चलिए हम इसको कर लेते हैं 1912। तो 1912 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको अभी मैंने बताया कि 1 अप्रैल को दिल्ली राजधानी बनी थी। कब? 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो वर्ष भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ तिथि भी याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? काफ़ी विवादित बिल था और आपको बताना है किस वर्ष में इसको पारित किया गया था। चलें बताएं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1905, वर्ष 1909, वर्ष 1911, वर्ष 1920, इनमें से कौन सा सही है? मार्ले मिंटो सुधार बिल, आपको बता दें मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वर्ष 1909 में लाया गया था। चलें इसको बताएं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और अंततः देश का विभाजन कराया वह कौन थी? मतलब किस घटना ने देश का विभाजन कराया, आपको बताना है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। आप जानते हो राष्ट्रीय घटनाक्रम में यदि हम देखें, राष्ट्रीय आंदोलन के समय काल में यदि हम देखें तो हिंदू और मुसलमान, क्योंकि विभाजन तो इसी आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो विवाद हुआ, जो मतभेद हुआ, वो कहाँ से हुआ? जब अंग्रेज़ों ने पृथक निर्वाचन की बात की, मुसलमानों के लिए जब पृथक निर्वाचन की बात की, वहीं से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक प्रकार से द्वेष प्रारंभ हुआ और पृथक निर्वाचन कराया जाना ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निर्माण की, आप कह सकते हो पाकिस्तान की नींव जो है उसने डाली और अंततः धीरे धीरे वही बढ़ते हुए धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया गया। तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा, कहीं ना कहीं देश का जो विभाजन हुआ इसी के कारण हुआ, क्योंकि यहीं से फिर भारत में दोनों धर्मों के बीच विवाद बढ़ गए थे, दोनों धर्मों के बीच की जो खाइयाँ थी वो लगातार बढ़ती गई थी। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया है? बताएं। मित्र मेला संघ, मित्र मेला संघ किसने शुरू किया है? मित्र मेला संघ जो था ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था और गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर 1899 में महाराष्ट्र में इसको शुरुआत की थी। एक प्रश्न और यहाँ से कई बार पूछा जाता है, अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज। दूसरा आपको पता होना चाहिए ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन, ढाका अनुशीलन समिति। तीसरा आपको पता होना चाहिए भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी। और चौथा आपको पता होना चाहिए अनुशीलन समिति। ठीक है, देखो ढाका अनुशीलन समिति अलग है, अनुशीलन समिति अलग है। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत माता सोसाइटी की बात करें 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की बात करें तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी और अभिनव भारत समाज की बात करें तो 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला तो इसका स्थापना वर्ष पता होना चाहिए, अनुशीलन समिति 1902 में, भारत माता सोसाइटी 1904 में, ढाका अनुशीलन समिति 1905 में और अभिनव भारत समाज 1903 में। पहला तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा यह पता होना चाहिए कि अभिनव भारत समाज जैसे है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी नासिक में, याद रखिएगा, नासिक में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर,
विनायक दामोदर सावरकर मित्र मेला संघ से भी जुड़े हुए हैं और अभिनव भारत समाज से भी जुड़े हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है ढाका अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना किया था पुलिन बिहारी दास ने। किसने किया था? पुलिन बिहारी दास ने इसकी स्थापना की थी। तीसरे स्थान पे आता है भारत माता सोसाइटी और इसकी स्थापना पंजाब में हुई थी, विशेष रूप से अजीत सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की यदि हम बात करें तो 1902 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और इससे पुलिन दास, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, पुलिन दास और वारेंद्र कुमार घोष, 3 लोग जुड़े थे। कौन कौन? वारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और पुलिन दास, ये तीनों लोग जुड़े थे। अनुशीलन समिति थे जिसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड की बात हो रही है, तो चलिए बताएं मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? मुजफ्फरपुर बम कांड का संपर्क या संबंध किससे है? 4 नाम हैं, सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या बिपिन चंद्र पाल। आप जानते हो कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड है इसमें न्यायाधीश थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था लेकिन वो यहाँ पे बच गए थे। तो किंग्सफोर्ड पर जो बम फेंका गया था उसमें इनमें से कौन शामिल था? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या बिपिन चंद्र पाल। तो आपको बता दें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 व्यक्ति थे जो कि इस घटना में शामिल थे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम याद रखना है। इनमें से इन 2 नामों से एक नाम इसमें दिया हुआ है प्रफुल्ल चाकी, इसलिए प्रफुल्ल चाकी आपका सही उत्तर है। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया। किसने किया? बताएं। अभिनव भारत को किसने संगठित किया और कहाँ किया गया? यहाँ तो पूछा जा रहा है कहाँ किया गया, तो बताएं। अभिनव भारत अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अभिनव भारत यहाँ थोड़ा सा वर्ष मिस्टेक है। अभिनव भारत की स्थापना 1903 में हुई थी, कोई बात नहीं, हमें नाम से मतलब है कि अभिनव भारत की बात की जा रही है। अभिनव भारत अभी मैंने आपको बताया कि विनायक दामोदर सावरकर, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर का नाम मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों से जुड़ता है। अभिनव भारत की स्थापना नासिक में की गई थी और नासिक का स्थान कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र, इसलिए डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, क्रांतिकारियों से एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, किसने? अभिनव भारत का गठन किसने किया था आपको बताना है। चले बताएं, अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह? चलें, अभिनव भारत, अभी पूर्व के प्रश्न में देखा आपने सेम चीज़ें हुई हैं। अभिनव भारत, यहाँ भी बात हो रही है अभिनव भारत। अरे यहाँ पे नाम थोड़ा सा, जैसे अभी तक आप नाम याद कर रहे थे विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है बी.डी. सावरकर। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म इतिहास में जब आधुनिक भारत की बात करते हैं बहुत जगहों पे शॉर्ट फॉर्म में बात कर दी जाती है, तो उनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। बी.डी. सावरकर जो आप देख रहे हो, इन्होंने ही अभिनव भारत की गठन किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? बताएं, जवाब दीजिएगा। किसने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे हैं, चित्तरंजन दास, W.C. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेल बहादुर सप्रू। बताएं। इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। आपको बता दें
अलीपुर की जब बात हो रही है, अलीपुर षड्यंत्र की बात हो रही है, या बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों की जब हम बात करते हैं, तो बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार पंजाब में भी हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार महाराष्ट्र में भी हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार बंगाल में हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार शेष भारत में भी हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार भारत के बाहर भी हुआ। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से 1 से 2 नाम जो प्रमुख हैं वो प्रत्येक संदर्भ में याद रहना चाहिए। जैसे पंजाब के संदर्भ में कौन से नाम प्रमुख हैं, महाराष्ट्र के संदर्भ में कौन से नाम प्रमुख हैं, इसी तरह से बंगाल के संदर्भ में कौन से नाम प्रमुख है याद आना चाहिए, ठीक है। बंगाल के संदर्भ में कौन से नाम प्रमुख है मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल के संदर्भ में जब आप बात करते हो तो चित्तरंजन दास, दूसरा नाम है अरविंद घोष, तीसरा नाम आपको याद रखना है सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, अरविंद घोष और चित्तरंजन दास, ये 3 बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो कौन सा था बताएं। बारिंद्र कुमार घोष ने कौन से क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया बंगाल में, आपको बताना है। यदि आपने ध्यान से कक्षा की होगी तो अभी जब मैंने आपको बताया अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, मित्र मेला और मित्र मेला भारत सोसाइटी, उस दौरान मैंने इनकी चर्चा की थी। तो याद रखने की ज़रूरत है, जो आप चीज़ों को पढ़ते हैं वो आप कितना कंठस्थ कर पाते हैं बताएं। बारिंद्र कुमार घोष की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था अभी कि बारिंद्र कुमार घोष हो गए, जतीन्द्र नाथ बनर्जी हो गए, पुलिन दास, 3 नाम मैंने बताया था। बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और पुलिन दास, ये 3 नाम बताया था। इन तीनों लोगों ने मिलकर कोलकाता में वर्ष 1902 में एक संगठन बनाया था, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था और इस क्रांतिकारी संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति ए विकल्प इसका सही उत्तर है। याद रखना है एक और अनुशीलन समिति के नाम से संगठन था जिसका नाम था ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति की जब बात आती है तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और अनुशीलन समिति की स्थापना में शामिल पुलिन दास इसके प्रमुख थे। पुलिन दास के द्वारा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, चलिए बताइए। गलत नहीं होना चाहिए, बार बार अनुशीलन समिति से संदर्भित प्रश्न आ रहा है। आज तो अनुशीलन समिति आपको एकदम रट जाना चाहिए, बताएं। चले जवाब दीजिएगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? देखो, अनुशीलन समिति की जब स्थापना की बात आती है तो मैंने आपको 2 नाम 3 नाम अभी आपको बताया। पुलिन दास मैंने आपको बताया, बारिंद्र कुमार घोष बताया, जतीन्द्र नाथ बनर्जी बताया और पी मित्रा, जो पहला नाम है पी मित्रा, ये भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। स्थापना के दौरान जो प्रमुख सदस्य थे उनमें शामिल थे। इनका पूरा नाम था प्रबोध मित्रा, तो प्रबोध मित्रा भी इसमें हैं, बारिंद्र घोष भी इसमें शामिल हैं। दोनों सही उत्तर है। अब इसमें देखें तो 2 विकल्प इसमें सही हो रहे हैं, पी मित्रा भी सही उत्तर है, बारिंद्र घोष भी सही उत्तर है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसको बताएं, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अभी आपको बताया, बताएं बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? बारिंद्र घोष का जो संबंध है पहला तो अनुशीलन समिति से है। बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति के अलावा युगांतर अंजुमाने मोहब्बताने वतन, कौन सी संस्था एक और थी? युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन, युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन और अनुशीलन समिति, इन 2 संस्थाओं से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए आगे।
स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? बताएं। बर्रा डकैती का स्थान क्या था? कहां पर बर्रा नामक डकैती की गई थी, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। बर्रा नामक डकैती कहां पर की गई थी? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो आपको बता दें, बर्रा डकैती का जो स्थान था ये था पूर्वी बंगाल में। ठीक है, चलें इसको बताएं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बताएं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911। बताएं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, 30 अप्रैल वर्ष 1908 ये विकल्प सही उत्तर है। 30 अप्रैल वर्ष 1908 को हत्या का प्रयास किया गया और इसमें दो प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पहला थे खुदीराम बोस, और दूसरे जो इसमें व्यक्ति थे वो थे प्रफुल्ल कुमार चाकी। अब इसमें आपको बता दें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी में से प्रफुल्ल कुमार चाकी थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था। इन्होंने इस हमले के बाद, इस हत्या के बाद आत्महत्या कर लिया था पकड़े जाने के डर से। ठीक है, और खुदीराम बोस जो थे इनको 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई थी। इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था खुदीराम बोस को, और इनको वर्ष 1908 में फांसी दे दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? काफ़ी विवादित आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, लगातार आरएसएस पे सवाल उठते हैं, लगातार लोग आरएसएस पे टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, आपको बताना है। 1925, 1924, 1929, 1927। बताएं कब स्थापना किया था हेडगेवार ने आरएसएस की? ये किया था वर्ष 1925 में। याद रखना है, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। अनुशीलन समिति, जिसके बारे में लगातार आपने देखा कि बारिंद कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, पी मित्रा और पुलिन दास ने इसकी स्थापना किया था। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पूछा जा रहा है भैया इसका उद्देश्य क्या था? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने की, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन? अनुशीलन समिति क्या था? बताएं क्या था अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया? बताएं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया, आपको बताना है। पहले इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाद में क्या हो गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो पूछा जा रहा है ये लोकमान्य शब्द जो है इनको किस आंदोलन के दौरान मिला? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? किस आंदोलन के दौरान मिला, आपको बताना है। इनको जो ये नाम मिला, ये मिला क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही हैं? बीडी सावरकर, बीडी सावरकर का मतलब क्या हो गया? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, बोला जा रहा है इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सत्य है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य थे उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। सत्य है। तीसरा कह रहा उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विरोध को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि
ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। इसमें भी यदि आप देखें तो आप देखने को पाओगे कि डी विकल्प जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। इसमें आपको बता दें कि इसके चारों के चारों उत्तर सही है, मतलब ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो याद रखना है बी.डी. सावरकर के बारे में या विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से कौन बच गया था, इनमें से आपको बताना है। आप जानते हो 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। कब की घटना है? 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। कौन इनमें से था जो फांसी की सज़ा से बच गया था, आपको बताना है। सबसे पहली बात आपको बता दें, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन दोनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें, सचिंद्रनाथ सान्याल और भूपेंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल और भूपेंद्रनाथ सान्याल को यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये भाग गए थे, इसलिए ये फांसी की सज़ा से बच गए थे। ये भाग गए थे इसलिए पकड़े नहीं गए थे, इसलिए फांसी की सज़ा से बच गए थे। अशफाक उल्ला खां हो गए, इसके साथ साथ रोशन लाल या रोशन सिंह आप देखते होंगे, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल, इन दोनों लोगों को भी फांसी की सज़ा हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद इनमें बच गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई है? गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई, आपको बताना है। इनमें से किसको फांसी गोरखपुर जेल में दी गई है, आपको बताना है। 4 नाम दिए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई? और ये जो चारों नाम आप देख रहे हैं, ये काकोरी कांड में इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल हैं जिनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी कांड केस से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन से हैं जो काकोरी कांड से नहीं जुड़े हैं, बताएं। काकोरी कांड से इनमें से कौन नहीं जुड़ा है? अशफाक उल्ला खां के बारे में आपने देखा, जुड़े हैं। रोशन सिंह भी जुड़े हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़े हैं। भगत सिंह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि भगत सिंह जो हैं ये लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किससे जुड़े हुए हैं? लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं। और ये 1929 से 1930 की बात है, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत सज़ा सुनाई गई थी। और ये 1929 से 1930 की बात थी। इसको बताएं, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? अभी मैंने आपको बताया काकोरी के बारे में, तिथि भी मैंने आपको बताया। तो ये हुआ था वर्ष 1925 को। कब हुआ था? वर्ष 1925 को। बी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इनमें से कौन सरकारी वकील था, आपको बताना है। इनमें से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र। कौन काकोरी कांड में सरकारी वकील था, बताएं। यहां पे आपको बता दें, जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो आप देख रहे हैं, ये काकोरी कांड में सरकारी वकील थे। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर सजा चढ़ा दिया? किसको फांसी पर चढ़ा दिया? 4 लोगों को फांसी पर चढ़ाया था। उनमें से इनमें से कौन सा नाम है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा नाम है, आपको बताना है। चलें, इसमें देखें,
इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। तो इसमें आप जानते हो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था इस केस में। और इनको फांसी कहाँ पर हुई थी? इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो आज के लिए जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा और तैयारी भी आपकी विधिवत चल रही होगी, सही दिशा में चल रही होगी। तो आज की जो आपकी कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।